अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 1 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के पहले लेसन में हम लिखने की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको सीखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं लिखने में, उस फ़ॉन्ट को सीख रहे हैं जिस फ़ॉन्ट में तमाम उर्दू की किताबें आमतौर पे लिखी जाती हैं, जिसमें शायरी लिखी जाती है, जिसमें आमतौर पे न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं हेडलाइंस लिखी हुई होती हैं, जिसमें आमतौर पे साइन बोर्ड्स लिखे जाते हैं। तो जो आमतौर पे उर्दू किसी भी जगह पर लिखी जाती है, उस फ़ॉन्ट को, लिखने के अंदाज़ को, उस ख़त को आमतौर पे जो जिसमें लिखा जाता है उसे कहते हैं नस्तालीक। तो आपने इस फ़ॉन्ट को याद रखना है कि नस्तालीक क्या है। नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को कहा जाता है जिसमें उर्दू लिखी जाती है। तो ये नस्तालीक इसी तरह पाकिस्तान में लिखी जाती है, ईरान में फ़ारसी भी नस्तालीक फ़ॉन्ट के अंदर ही लिखी जाती है, ईरान और इराक़ में जो उर्दू लिखी जाती है वो भी इसी नस्तालीक के अंदर लिखी जाती है। तो ये फ़ॉन्ट इसी तरह पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक़ में और इस तरह के जो सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं उसमें ये ख़त आमतौर पे लिखा जाता है नस्तालीक। तो नस्तालीक बेसिक तो आपको पता चल गया कि फ़ॉन्ट क्या है, नस्तालीक क्या होता है। उसके बाद ये बात आती है कि जो भी नस्तालीक का जो भी आपने हर्फ लिखा हुआ देखा होगा उसका एक अलग साइज़ होता है। तो वो साइज़, उस लफ्ज़ का साइज़ डिपेंड करता है उस को लिखे गए कलम के कत से। अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कत। कत क्या होता है? किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं जिससे लिखा जाता है। सिंपल आसान अल्फाज में किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं जिससे लिखा जाता है, यानी कि जिसे आम तौर पे निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। सिंपल आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। जैसे ये कलम है, इसकी चौड़ाई इतनी है तो ये इसका कत ये है। इसी तरह अगर इससे मैं कम चौड़ी कलम लेता हूँ ये, तो देखें कि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई दोनों में फ़र्क है, तो इसका कत छोटा है। तो इससे लिखा जाने वाला हर्फ बड़ा होगा, इससे लिखा जाने वाला लफ्ज़ छोटा होगा। इसी तरह अगर इससे भी छोटे की बात करूँ तो ये इससे भी छोटी कलम है तो वो उससे छोटा लिखेगा। इसी तरह ये उससे भी छोटी कलम है तो उससे छोटा लिखेगा। इसी तरह जो आमतौर पे मार्कर होते हैं तो ये मार्कर का कत ये है, मार्कर की निब की चौड़ाई ये है, इसे कत कहते हैं। इसी तरह इससे भी जो छोटी कलम होगी ये मार्कर, इसका कत ये है। तो यानी कि कत उस चीज़ को कहा जाता है जो जिस चीज़ से लिखा जा रहा हो उसकी निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो ये हर हर्फ बुनियादी तौर पे हरूफ होते हैं, हरूफ मिलकर ही लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ मिलकर ही जुमला बनाते हैं और तमाम अल्फाज मिलके जुमला बनने के बाद जुमले मिलके पैराग्राफ बनाते हैं और पूरी फिर इबारत बनती है। तो जो बुनियाद हरफ है वो हरफ लिखा जाता है एक उसूल के मुताबिक, एक उसके बाकायदा ज़वाबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस हरफ से, इस कलम से जितना मर्ज़ी बड़ा अलिफ लिख लें, जितना मर्ज़ी बड़ा जीम लिख लें, उसकी भी बाकायदा एक चौड़ाई है। इसी तरह छोटा, इसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि इस कलम से जो लिखना है वो इससे बड़ा लिखा जाए, ना ही ये कर सकते हैं कि इस मार्कर से इतना बड़ा लिख लें कि जो इसके साथ लिखा जा रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कलम की चौड़ाई, निब की चौड़ाई को कत कहते हैं और वो अपने हिसाब से लफ्ज़ को बड़ा या छोटा लिख सकता है। अगर कत बड़ा है तो लफ्ज़ बड़ा है, कत छोटा है तो लफ्ज़ छोटा है। ये सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है कत। यह कत का लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, काफ क़िबले वाला और तोएं, कत। तो ये जिस तरह आपने थंबनेल में भी देखा कि कत जो है ये इसकी चौड़ाई को कहते हैं और ये सबसे पहली बात थी। अभी हमने दो चीज़ें सीखी, एक नस्तालीक क्या होता है, वो फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, और कत क्या होता है, निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ तो आ गई, अगली चीज़ आ गई कि हमें किस तरह के कागज़ पे लिखना है।
और ये इस तरह के कागज़ पे आपको लिखना है जिस पे मैं आम तौर पे लिखूँगा वो ये है आर्ट पेपर, इसको कहा जाता है। आप किसी भी बुक शॉप से आर्ट पेपर आप ले सकते हैं। जैसे पंजाब में रहते हैं तो लाहौर के आसपास में, अगर लाहौर के मज़ाफ़ात में रहने वाले उर्दू बाज़ार से ये ले सकते हैं। इसी तरह किसी और शहर में जो भी बुक शॉप की मार्केट है, बड़ी मार्केट से आपको ये पेपर आसानी से मिल जाते हैं। जिस तरह आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आपके शहर में जो बड़ी बुक शॉप की बुक्स की मार्केट है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो बहरहाल ये इसको आर्ट पेपर कहा जाता है। ये ब्लैंक होता है, ये बग़ैर लाइंस के होता है। तो आपने सिंपल ये पेजेस लेने हैं। आर्ट पेपर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। कलम के साथ लिखते हैं तो इंक इसको कम डैमेज करती है, जबकि आमतौर पे जो पेपर्स होते हैं उसकी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होने से मार्कर वगैरह या कलम वगैरह जब उसके ऊपर रखते हैं तो उसी वक्त उसकी स्याही उस पेज को नरम कर देती है और वो सफ़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा ग्रामेज वाला पेपर लें, आर्ट पेपर लें। अगर आप आर्ट पेपर नहीं ले सकते या आर्ट पेपर पे नहीं लिख सकते तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी बुक शॉप पे जाएं, आप जाके उसको यूं बोलें कि बग़ैर लाइनों वाला दस्ता दे दे। बस आपने जब बुक शॉप को ये कहना है तो बुक शॉप ये खुद ही बुक शॉप वाला ये बात समझ जाएगा कि बग़ैर लाइनों वाले दस्ते से क्या मुराद है। तो जो बुक शॉप वाला होता है वो इस चीज़ को समझ लेता है कि इसने क्या मांगा है। तो आपने आसान अल्फाज में जाके कहना है कि बग़ैर लाइनों का दस्ता दे दे। तो वो आपको एक ऐसा रजिस्टर्ड दे देगा जो अनबाइंड होगा, जो सिलाई नहीं होगी। वो मतलब अलग से शीट्स होती हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में हमें शीट्स मिलती हैं, लेकिन वो क्योंकि लाइंस वाली होती हैं तो हमें लाइंस के बग़ैर वो दस्ता दे देगा। तो वो आपने ले आना है और लाके आपने उसको रखना कैसे है। जो आमतौर पे कॉपीज़ या रजिस्टर्ड वगैरह होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं वर्टिकल साइज़ में। तो हमने वर्टिकल में नहीं लिखना, हमने हॉरिजॉन्टल लिखना है। तो आपने उसकी मेन आपको लॉजिक में बता दूं कि मिसाल के तौर पे ये मैं वर्टिकल एंगल में पकड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक दो अल्फाज लिखने के साथ ही ये जो सतर होती है, ये लाइन होती है, ये ख़त्म हो जाती है। और हमने अगर इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा है तो फिर ये देखें लिखने के लिए हमारे पास स्पेस बढ़ जाती है। तो हमने इस तरह इसको इस एंगल पे पकड़ा करना है, इस तरह यहाँ पर रख के लिखा करना है। तो सबसे बुनियादी चीज़ हमने सीखी, पेज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पेज की दो इकसाम मैंने आपको बताई हैं। एक आर्ट पेपर अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, अगर ना मिल सके तो आप सिंपली बग़ैर लाइनों का दस्ता भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें फिर वही मसला है कि उसकी ग्रामेज का, अगर ग्रामेज ज़्यादा हो तो अच्छा है, अगर कम हो तो फिर इंक जैसे ही उस पर लगती है तो पेपर ख़राब हो जाता है और लफ्ज़ लिखा नहीं जा पाता। तो उसके बाद लिखना किस चीज़ से है, लिखना हमें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिखें कलम के साथ। कलम के साथ लिखने से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये कलम है, कलम की जो निब होती है ये लकड़ी की होती है और ये सख्त होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। जबकि कोई सा भी मार्कर होता है तो मार्कर आपको पता है कि ये फॉर्म टाइप किसी चीज़ के साथ बना होता है। कुछ हरूफ लिखने के बाद, कुछ अल्फाज, कुछ लाइनें, कुछ जुमले लिखने के बाद इसका कत ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आप जितनी भी कोशिश कर लें आपको खूबसूरत नहीं लिख पाते तो फिर आपको ये लगेगा शायद मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता, आप अच्छा लिख रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि कलम का जो निब होती है ये सख्त रहती है, इसकी नोकें सही रहती हैं, जब आप लफ्ज़ लिखते हैं तो ये पूरी की पूरी चौड़ाई देता है। लेकिन निब जब मार्कर की ख़राब हो जाती है तो ये पूरी चौड़ाई नहीं दे पाता और इसलिए लफ्ज़ खूबसूरत नहीं लगते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहली प्रायोरिटी दें कलम को। अगर कलम के साथ नहीं लिख सकते फिर आप आ जाएं मोटे कट मार्कर पे। अगर आप मोटे कट मार्कर के साथ भी नहीं लिख पाते फिर आप आ जाएं छोटे कट मार्कर पे। नाज़रीन, जो छोटे कट मार्कर आमतौर पे आपको मिलते हैं वो ये वाले कट मार्कर होते हैं। ये भी टेम्पो का है और ये भी टेम्पो का है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसका जो कट है ये इंतहाई खूबसूरत खताती के हिसाब से, कैलीग्राफी के हिसाब से, लिखने के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर बुक शॉप वाले को दिखा सकते हैं। ग्रे कलर का नीचे से होता है और वाइट कलर का ढक्कन होता है। ये टेम्पो
का मार्कर है, बहुत अच्छा लिखता है। आप इसके साथ लिखें, अगर इसके साथ नहीं लिख सकते, ये नहीं मिलता, तो आपको ये सिंपली मिलेगा और एक ये डियर का खुशखती वाला मार्कर मिलेगा। लेकिन इन दोनों में कट बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो ये इसलिए एग्ज़ाम्स वगैरह में लिखने के काम आएंगे। लेकिन सीखने के हवाले से, क्योंकि अभी हम बुनियाद की बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी चौड़ी चीज़ से लिखना चाहिए, गोल चीज़ से नहीं लिखना। गोल मार्कर के साथ लिखने का एक अलग फ़ॉन्ट है, वो भी इंतहाई खूबसूरत होगा। अगर आपको कभी गोल मार्कर से लिखना पड़े तो आप उस फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अभी हम कटे हुए मार्कर से लिखने की बात कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कलम को। कलम में भी एक आम तौर पे जिसे आम अल्फाज में काना कहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नामों से उसको बोला जाता है। तो आपने उस चीज़ के, वो जो कलम होती है वो नरम होती है, उस थोड़ी देर ही बाद टूट जाती है। आपने बांस की कलम लेनी है, बैम्बो की कलम। बैम्बो की कलम बहुत अच्छी रहती है, मजबूत होती है। देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो आपने बैम्बो की कलम इस्तेमाल करनी है। अगर जैसे उर्दू बाज़ार है, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ, तो वहाँ पर से ये सिर्फ 80 रुपये की ये इतनी बड़े साइज़ में कलम मिल जाती है। आमतौर पे 30-40 रुपये की कलम मिल जाती है। तो आपने कलम लेनी है, जिस जगह पर, जिस मुल्क में आप मौजूद हैं, जिस शहर में आप मौजूद हैं, वहाँ पर करीब में जो इसकी एजुकेशन से रिलेटेड जो मार्केट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कलम आसानी से मिल जाएगी। तो आपने कलम बैम्बो की इस्तेमाल करनी है। अगर नहीं मिलती तो फिर आप इसके मुतबादिल कोई और कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई कलम भी नहीं मिलती तो फिर आप कटे हुए मोटे मार्कर का इस्तेमाल करें। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो जाहिर है इसकी मोटी चीज़ के साथ पकड़ करना आपके लिए मुश्किल होगा, और ये आप छोटे कट मार्कर के साथ लिखें। अगर इसके साथ भी नहीं लिख सकते, आप ये कहते हैं कि ना तो मुझे मार्कर के साथ लिखने का शौक़ है, ना मुझे मोटे कट मार्कर के साथ, ना मुझे कलम के साथ, मुझे तो सिर्फ अपनी लिखाई सही करनी है, तो वो उसके लिए आप कहते हैं कि मैं पेन के साथ, पॉइंटर के साथ, पेंसिल के साथ या लेड पेंसिल के साथ लिखना सीख जाऊं, तो मैं आपको उसके हवाले से फिर ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले आप शुरुआत करें लेड पेंसिल के साथ लिखने से। आप कच्ची पेंसिल के साथ लिखने के साथ शुरुआत करें, क्योंकि इसके साथ लिखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें आप पकड़ देती है, ये भी कलम के जैसी होती है। और जबकि पॉइंटर, बॉल पॉइंट और पेन, उसके अंदर से इंक निकलती है, तो इंक जहाँ निकलती है जैसे लगता है उसी वक्त वो इंक लगती है और वो लफ्ज़ ख़राब कर देती है या कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो लेड पेंसिल है, इसके साथ आप लिखने की शुरुआत करें, कच्ची पेंसिल से लिखना सीखना शुरू करें। जो हरूफ हम आइंदा लेसन्स में सीखेंगे, इन हरूफ को आपने पेंसिल के साथ लिखना है। हम इंशाल्लाह ताला हर चीज़ के साथ लिखना सिखाएंगे, तो आपने कच्ची पेंसिल के साथ लिखना शुरू करना है। अगर आपने सिर्फ हैंड राइटिंग सही करनी है तो आपने कच्ची पेंसिल से लिखना है। इसके बाद हम पॉइंटर और पेंसिल वगैरह के साथ भी हम भी लिखा करेंगे, पेन के साथ भी लिखा करेंगे, लेकिन आपने कच्ची पेंसिल के साथ लिखना है। तो हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की है। एक चीज़ तो नस्तालीक फ़ॉन्ट, वो क्या है, और दूसरी चीज़ हमने कत के बारे में बात की कि कत क्या होता है। उसके बाद हमने बात की है कि पेज कैसा होना चाहिए, और फिर हमने बात की है कि कलम कैसा होना चाहिए, या मार्कर के साथ लिखें या किस चीज़ के साथ लिखें, तो इसके बारे में बात की। अब ये है किस चीज़ के साथ लगा के लिखें, इंक कौन सी होनी चाहिए। तो जो मैं इंक आम तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगा, ये बैनर्स लिखने वाली आम सी इंक होती है जो आपको किसी भी पेंटर से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इंक ये वाली ना मिले, कोई मसला नहीं है, आप बुक शॉप से जिससे जाके आपने ये दस्ता लेके आए हैं, जिससे आप कलम लेके आए हैं, आप उसी को बोलेंगे तो डॉलर की या टेम्पो की या पियानो कंपनी की इंक मिल जाती है। तो वो आपको 50-60-100 रुपये में बड़े आराम से वो मिल जाएगी। उसमें भी चारों कलर्स होते हैं, उसमें ग्रीन कलर भी होता है, उसमें रेड कलर भी होता है, उसमें ब्लू कलर भी होता है, उसमें ब्लैक कलर भी होता है। आप चारों इंक ले लें। मल्टी कलर में लिखेंगे तो जाहिर है आपको भी लिखने में मज़ा आएगा, खूबसूरत लगेगा। तो मल्टी कलर में लिखने के लिए आप चारों इंक ले लें। तो अगर बैनर वाली मिल सकती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल सकती तो आप सिंपल वो इंक ले आएँ, और वो लाके उसके अंदर आप सूती कपड़ा थोड़ा डाल के रख दें ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। कुछ ही दिनों में वो गाढ़ा हो जाएगा। सूती कपड़ा या थोड़ा फोम या सूती धागा आप उसके अंदर डाल के रख दें तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी अच्छी पकड़ बनाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हमने आपको बताई, और अभी सबसे बेसिक ये है कि बैठना कैसे है।
तो अगर आपके घर में स्टडी टेबल है, ये सबसे बेस्ट है, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि स्टडी टेबल मौजूद है तो उसके ऊपर रख के अगर लिखेंगे, जैसे ये है तो मैं लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पर दबता नहीं है। आप कोई भी हर्फ लिखते हैं, आपको कम से कम पेज को संभालने की टेंशन नहीं होती, आपकी एनर्जी पेज को कंट्रोल करने में सर्फ नहीं होती। जबकि अगर स्टडी टेबल नहीं है तो फिर आपने कैसे लिखना है वो उसका तरीकाकार मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें फिर ये थोड़ी सी तफसील है कि आपने जब उसके साथ लिखना है तो इंक आपकी कहाँ होनी चाहिए, आपने किस तरह इजी वे में बैठना है। तो आइए बैठने का तरीका सीखते हैं। जी नाज़रीन, हमने लिखने के लिए मैंने जिस तरह आपको भी बताया कि प्रायोरिटी आपने देनी है। अगर आपके पास स्टडी टेबल मौजूद है या कोई ऐसा टेबल मौजूद है जिस पे आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, जिस तरह आम घर पे मेज़ होता है, तो आप मेज़ पे कॉपी रखें और आप नीचे फ़र्श पे बैठ जाएं, तो ये बेस्ट है। अगर स्टडी टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आम जो घर पे मेज़ होता है छोटे लेवल पे, छोटी हाइट पे, जो 1-1.5 फीट की हाइट पे होती है जिसकी, उस हाइट के ऊपर आप कॉपी वगैरह रखें, आप ज़मीन पर नीचे फ़र्श पे बैठ जाएं, तो ये उससे सेकंड नंबर पे बेस्ट है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप ज़मीन पे बैठें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप टिक के सुकून से बैठ सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, आपका वज़न ज़्यादा है या और कोई मसला है, आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह किसी सोफ़े या मैट्रेस पे बैठें। ज़मीन पे बैठना इसलिए ज़्यादा इजी है कि वहाँ पर इंक गिरती नहीं है, आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रेस पे या सोफ़े पे ये मसला होता है कि जब आप हल्का सा हिलते हैं तो फॉर्म हिलता है और वो इंक गिर सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़मीन पे बैठें, और अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप किसी सोफ़े या मैट्रेस पे इस तरह से बैठ सकते हैं। और आपने कागज़ कैसे रखने हैं कि जैसे ये पेजेस हैं, आपको ये दस्ता मिसाल के तौर पे मिला, आपने इस जगह पर रखना है, इस रान के ऊपर, यहाँ पे ऐसे रख के नहीं लिखना, इस जगह पे रखना है। और सफ़ा देखें, ये ऐसे बेंड हो गया, आपने पकड़ना ऐसे है कि इस पेज को यूँ पकड़ना है। ये देखें, इसको थोड़ा सा जब बेंड कर लिया दरमियान से, तो फिर ये थोड़ी सी इसमें पकड़ आ गई, तो ये देखें कि अब यहाँ पर लिखना आसान हो जाएगा। तो आपने पेजेस को यूं ही पकड़ना है, चारों उंगलियां ऐसे और अंगूठा दरमियान में ऐसे, और पेज को ऐसे कर्व देना है। ये सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट वे है लिखने के लिए। आपने चारों उंगलियां यूं रखनी है, अंगूठा यूं रखना है और इस तरह से बैठना है, और फिर उसके बाद यूं लिखना शुरू करना है। और जब भी लिखना है, मिसाल के तौर पे ये मैं लिख रहा हूँ, मेरा जो हाथ होगा लिखने का वो इसी जगह पर होगा। मैं अगर इस जगह पर लिखना है तो ऐसा नहीं करना है कि मैं लिखते लिखते यूँ यहाँ तक आ गया, ये नहीं करना। आपने ऐसे करना है कि लफ्ज़ लिखना है तो यहीं पे आपने जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं आप इस सफ़े को आगे आगे करते जाएं, इस तरह से यूँ ऐसे। आपने लिखना इसी जगह पे है, आपका हाथ भी इसी जगह पे टिक जाएगा, आसानी होगी। आपने ऐसे नहीं करना कि इधर लिखना तो आप यूँ लिख रहे हैं, नहीं, यहाँ की बजाय इस कागज़ को यहाँ पर ले आएँ और लिखें आप इसी जगह पे। समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं मिसाल के तौर पे ये कलम के साथ लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा अलिफ, और मैंने लिखते लिखते मैं यहाँ दरमियान में आ गया। तो मैं ये नहीं करना कि कागज़ यहीं का यहीं है, कागज़ यहीं का यहीं नहीं होना चाहिए, कलम यहीं का यहीं होना चाहिए। कागज़ को इस जगह पर लेके आएँ। जिस तरह टाइप राइटर होता है, टाइप राइटर पेज को अपने हिसाब से आगे पीछे करता रहता है, आपने पेज को आगे पीछे करना है, आपका हाथ वहीं का वहीं होना मुनासिब है। तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा अलिफ, उसके बाद आगे ये बे, फिर आगे जीम, फिर दाल, फिर रे, फिर इसी तरह ये देखें मेरा जो हाथ है वो इसी जगह पर मौजूद है, सिर्फ मैं इसको पेज को आगे पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पर रखने का मकसद क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट रहती है और उभरा हुआ हिस्सा होता है ये, बाकी ये वाला उभरा हिस्सा नहीं है, ये नीचे दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर हाथ ही नहीं चल पाता। तो यहाँ पर रखने से क्या है कि दोनों पॉइंट्स हैं कि ये उभरा हुआ हिस्सा है और सपोर्ट भी देता है और आपकी आई साइट लेवल से भी मुनासिब है और आपका हाथ भी रवानी से चल पाता है। जबकि यहाँ पर आपका हाथ ना चल पाएगा, यहाँ पर नहीं चल सकता, यहाँ पर नहीं चल सकता, ये मुनासिब नहीं है।
बेहतर यही है कि आप अपनी जैसे राइट साइड पे लिख रहे हैं तो राइट साइड की किनारे पे रखें, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप यहाँ पर रखें और फिर इस तरफ से आप यूँ लिखें अगर आप लेफ्टी हैं तो बहरहाल ये बैठने का बेस्ट और ऑथेंटिक वे यही है। कागज़ को पकड़ना कैसे है, यूँ, और ज़्यादा सारे पेजेस होने चाहिए तो वो आप इस तरह पेजेस को रखें। और अभी मैं आपको इसके ऊपर लाइंस कैसे लगानी है और लिखना कैसे है, लिखने के लिए वो भी अभी आपको बताते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम शुरू करेंगे पेज के ऊपर लाइन कैसे लगानी है। आपने बैठना तो आपको बताया कि इस तरह से आपने बैठना है, पेज को रखना है आपने ऐसे और यूं लिखना शुरू करना है। और लिखना कैसे है नाज़रीन, वैसे जो उसूली तौर पे इसके ऊपर लगाए जाते हैं वो पूरा एक ग्राफ होता है। वो ग्राफ ख़ताती के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन हम उसकी तीसरी लाइन को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक जो इसके लिए लिखने के लिए ग्राफ होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी कलम होता है उसके 8 कत लगाए जाते हैं इस कि हर हरफ हर सफ़े के ऊपर। 8 कत का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे ये कलम है, मैं ग्राफ के ऊपर लिखना नहीं बताऊंगा लेकिन सिर्फ आपको बुनियादी तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ क्या होता है कि ये आपने कलम लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कत ये लग गए। 8 कत में से सबसे पहले ऊपर ये लाइन लग गई और 3 कत के बाद एक ये निशान लगा दिया, फिर उसके बाद ये एक निशान लगा दिया 2 कत के बाद, फिर ये आ गया 3 कत के बाद। मतलब क्या हो गया कि ये बन गया, इसमें आ गए सबसे पहली लाइन में 3 कत, ये 2 और फिर ये 3। इसी तरह दूसरी तरफ लाइन लगा दी जाती है, इसी तरह निशान लगा दिए जाते हैं और फिर इस लाइन को इसके साथ, इसको इसके साथ इस तरह मिला दिया जाता है। तो ये बन गए हैं ग्राफ। ये इसकी मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में आम सीखने वालों के लिए, तो इसलिए इसके अंदर आपने हम जो आम तौर पे इस्तेमाल करेंगे वो लाइन होगी ये वाली, यानी कि ये वाली लाइन होगी जो ये खींची जा रही है, यानी कि इसके ऊपर 2 लाइन्स और एक नीचे लाइन है ग्राफ के हिसाब से। लेकिन हम जो भी लाइन लगाएंगे उसको तीसरी लाइन तस्वुर किया जाएगा कि हमने जो भी हर्फ लिखना है, जब हम इसको सीखने के बाद जब बाकायदा ग्राफ की तरफ आएंगे तब आप देखेंगे कि हमने जो ये हरूफ सीखे हैं इनको ग्राफ के ऊपर अगर लिखा जाए तो वो उसी तरह से लिखे जाएंगे जो अभी हम सीखेंगे। तो बहरहाल हमने सबसे पहले तो ये ग्राफ लगाना है कि ग्राफ क्या होता है। ये इसकी बुनियादी चीज़ सीखी है, बाकी हमने सिंपल लाइन लगाना अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वो लाइन उस तरह से लगानी है और फिर आपने उसके मुताबिक उसके ऊपर लिखा करना है। जी तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले जब भी लिखा करना है, डेली आपकी ये रूटीन होनी चाहिए कि आपने जब कभी बैठना है आपने पेजेस को यूँ रखना है, ये पेजेस रखने हैं और सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपने लेना स्केल और स्केल के ऊपर के साथ एक लाइन आपने खींचनी है अपनी कलम के कत के हिसाब से। आपने मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं आज पहले 2-3 हरूफ लिख के आपको बिलफर्ज दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्योंकि कलम का साइज़ मोटा है तो मैं ये लाइन लगा दी इस तरह से। इस तरह आपने बराबर सी लाइन लगानी है इसके ऊपर। ये देखें, ये 2 लाइंस मैंने लगा दी स्केल के साथ। तो इस तरह आपने लगाने के बाद ये कागज़ को उसी तरह से पकड़ लेना है और इंक रखनी है आपने हमेशा अपनी राइट साइड पे। आपने ऐसा नहीं करना कि इंक आपने रखी हुई है यहाँ पे या यहाँ पे तो आपकी एनर्जी सर्व हो कि आप यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपका हाथ कागज़ को ख़राब कर रहा है, यहाँ पर लगा रहे हैं तो तंगी हो रही है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा इंक को रखना है राइट साइड पे। यहाँ से ये इस तरह से आसानी रहती है। तो आपने इंक को रखना है राइट साइड पे और इस तरह से लिखना है। सिंपल, जैसे मैंने ये पेज पकड़ा हुआ है, पेज सेट कर लिया और यहाँ पर मैंने रखा और ये बिलफर्ज लिखा, ये अलिफ। तो ये देखें हमने आसानी से लिख लिया। इसी तरह इसके बाद अगला हर्फ मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पर बैठ के आसानी के साथ लिख पा रहा हूँ यूँ, इस तरह से।
अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको पेज आप छोटा दें, क्योंकि उनको छोटा पेज संभालना आसान होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जब कभी लिखने के लिए बैठना है तो इस तरह से रखना है, क्योंकि ये कलम बड़ा था, ये आम छोटे बच्चों से लिखना मुश्किल होगा। तो आपने नॉर्मल से साइज़ का, तकरीबन इसमें mm का हिसाब होता है, तो आपने 5-6 mm का आपने कलम जो उसका यानी कि कट की चौड़ाई है वो कम कट लेना है। तो आपने इस तरह उसके साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने लिखने के लिए पेज लेने हैं, लाइन लगानी है, इंक यहाँ पर रखनी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने लिखना शुरू करना है। तो रखना इसी तरह से है। अब मिसाल के लिए देखें, मैं आखिर में जो भी बात कर रहा था कि अब मैंने ये वाला यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, पेज को करूँगा यहाँ पे और फिर मैं लिखूँगा इस जगह पे। ये देखें, यूँ। तो इस तरह से लिखना आसान रहेगा। ये देखें, इस जगह पे लिखना आसान रहेगा, बजाय इसके कि मैं यहीं पर रखते हुए मैं इस तरह लिखता, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि कागज़ को अपने आई लेवल पे लाजमी लेके आना है और इसी तरह से यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोने में लिखने के लिए, तो ये देखें कोने पे भी लिखा तो उसी तरह से लिखा गया, क्योंकि ये यहाँ पर पकड़ भी मजबूत है, हाथ भी इजी चल पा रहा है और नीचे से सपोर्ट भी मौजूद है। जबकि मैं यहीं पर रखते हुए यहाँ पर लिखता तो यहाँ पर ना मेरा हाथ सही से चल पाता, ना नीचे से सपोर्ट मौजूद होती और लिखा भी सही नहीं जाता। तो आपने लिखने के लिए पेज को अपने इसी आई लेवल पे रखना है और इसी तरह जैसे मैंने अभी अलिफ लिखा, लिखने के बाद मैंने आपने नोट किया कि कागज़ को मैंने यहाँ पर रखा और फिर बे लिखा। इसी तरह मैं इसको आगे यहाँ पर रखता हूँ, तो फिर मैं ये जैसे दाल लिखा, तो ये देखें। तो इस तरह से यूँ आगे आगे आपने करते जाना है और पेज यहीं का यहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको बैठने का अंदाज़ भी पता चला, लाइन लगाने का अंदाज़ भी पता चला और लिखने का अंदाज़ भी पता चल गया होगा। जी नाज़रीन, हमने तमाम तरह से तमाम तफसीलात सीख ली हैं। लिखने की जो बुनियादी चीज़ें हैं कि नस्तालीक क्या है, बुनियादी फ़ॉन्ट क्या है, कत क्या होता है, पेज कैसा होना चाहिए, कलम कैसा होना चाहिए, मार्कर कैसा होना चाहिए, शुरू में अगर आपने सिर्फ हैंड राइटिंग से लिखना है तो किस चीज़ से लिख सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बात की। हमने ये भी सीखा कि हमने किस तरह से बैठना है, पेज को कैसे पकड़ना है, इंक कैसी होनी चाहिए और लाइंस कैसी लगानी है। ये सब चीज़ों के बारे में तफसील से बात की है। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही लिखने की शुरुआत करेंगे। जो आइंदा लेसन्स होंगे, ज़ाहिर है हम उसमें इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकेंगे उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अगले चीज़ें सीखने को उसमें होंगी। तो आपने जो लेसन 1 है इसकी ये क्योंकि बुनियाद है, ये अगर आपको अच्छी तरह नहीं पता होगी तो आप आगे वाले लेसन्स में सही तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने आज की वीडियो को बगौर देखा, बगौर आपने समझा, आपने इसी के मुताबिक लिखना है, इसी के मुताबिक बैठना है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखना है। तो जो आम तौर पे हम लिखेंगे पेंसिल और छोटे मार्कर से, तो वो हम रजिस्टर्ड पे लिखा करेंगे ताकि आपको भी उसी चीज़ के साथ लिखा जाए, आप भी उसी चीज़ के साथ लिखें। तो हम भी रजिस्टर के साथ लिखेंगे, पॉइंटर और पेंसिल वगैरह के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ, तो आपने भी उसको रजिस्टर पे लिखना है। बाकी हमने बड़े कट मार्कर के साथ लिखना हो या कलम के साथ लिखना हो तो हम इस पेज पे लिखेंगे। तो इसी तरह आप भी उसी जो बग़ैर लाइनों वाला दस्ता हो या शीट हो, आपने उसके ऊपर लिखा करना है। तो अगले लेसन में बाकायदा पहले हरफ के साथ, नस्तालीक का जो सबसे पहला हरफ होगा उसके साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। हम हर लेसन में एक अलग लफ्ज़ सीखेंगे और इसी तरह तमाम हुरूफ सीखने के बाद उन हुरूफ को जोड़ के कैसे लिखना है और फिर उसके बाद अल्फाज कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो अगले लेसन 2 में इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।